गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका साइंस गुरुकुल नारायणपुर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ हम देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया की। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसमें से प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की। तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण अगर समझ में आ गया आपको तो अपचयन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण का अपोजिट होता है अपचयन। तो ऑक्सीकरण समझ में आ जाएगा तो अपचयन तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। अब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण से क्या तात्पर्य है, इसको हम अलग अलग प्रकार से समझा सकते हैं। देखो, ऑक्सीकरण से क्या तात्पर्य है। किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण अगर हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या होगा, योग। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है, योग। जब किसी पदार्थ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सरल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये है मैग्नीशियम Mg प्लस O2 ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो बन जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है कहाँ, मैग्नीशियम पर, इसलिए मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, जैसे कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो बन जाता है क्या, CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का। क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और जब ऑक्सीजन का योग होता है किसी भी पदार्थ पर तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये ध्यान रखेंगे। दूसरे तरह से हम देखें ऑक्सीकरण को तो हाइड्रोजन के आधार पर भी हम देख सकते हैं। जब किसी पदार्थ पर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, वो पदार्थ कोई तत्व भी हो सकता है, कोई परमाणु भी हो सकता है। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निष्कासित होता है, हाइड्रोजन हटता है, इसका मतलब क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, उसमें हाइड्रोजन हट रहा है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। क्या नाम है बच्चों इसका, एथिल एल्कोहल। ये ध्यान रखेंगे, CH3 CH2OH। इसका ऑक्सीकरण होगा। देखो, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है, इसमें यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है ये CH3। एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा CH, और एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा O प्लस H2। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, समझ में आ गया ना, हाइड्रोजन हट रहा है, इधर से भी हट रहा है, इधर से भी हट रहा है। तो हाइड्रोजन जब हटता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब एथिल एल्कोहल का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जब किस पदार्थ से हाइड्रोजन हटता है
तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तीसरी बात हम ध्यान रखेंगे ऑक्सीकरण में ही, जब किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है तो भी ऑक्सीकरण होता है। ऋण विद्युतीय तत्व का अगर योग हो रहा है किसी पदार्थ से तो इसका मतलब उस पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऋण विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व जैसे ये जो हैलोजन है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब कौन से तत्व होते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व। ठीक है, ऋण विद्युतीय तत्व पर ऋणावेश होता है सामान्यतः, तो ये ऋण विद्युतीय तत्व है। और जब ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है ना तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Mg मैग्नीशियम की क्लोरीन से क्रिया हो रही है। क्लोरीन क्या है यहाँ पर, ये कैसा तत्व है, एक ऋण विद्युतीय तत्व। ये ऋण विद्युतीय तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है यहाँ पर MgCl2। तो मैग्नीशियम का क्या हो गया यहाँ पर, जिस पर योग हो रहा है ना उसी का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो मैग्नीशियम पर क्लोरीन का योग हो रहा है, और क्लोरीन कैसा तत्व है, एक ऋण विद्युतीय तत्व है। इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, एक चौथी बात और देखते हैं हम, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन अगर हो रहा है, निष्कासन का मतलब हटना, धन विद्युतीय तत्व हट रहा है तो भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। धन विद्युतीय तत्व जिस पर धनावेश होता है, जो धातु होती है ना वो धन विद्युतीय होती है। जितनी भी धातु हैं वो सब धन विद्युतीय होती हैं। ठीक है, धातु कोई सी भी हो धन विद्युतीय है, ये ध्यान रखेंगे आप। मान लीजिए ये एग्जाम्पल देखते हैं, सरल एग्जाम्पल है Cu2Cl2। क्या है, Cu2Cl2। Cu2Cl2, अब देखो ये बदल रहा है कि इसमें CuCl2 प्लस Cu के अंदर। इस अभिक्रिया में Cu होता है कॉपर, कॉपर का मतलब तांबा। तो इस अभिक्रिया में Cu2, यहाँ से कॉपर हट गया, देखो ये Cu में बदल गया, एक Cu यहाँ से निकल करके अलग हो गया। तो ये Cu2Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, CuCl2 में। इसका मतलब यहाँ पर क्या हटा, तांबा हटा, कॉपर हटा। और कॉपर कैसा तत्व है, धन विद्युतीय तत्व होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो ऑक्सीकरण को हमने 4 प्रकार से देखा, 4 तरह से हम ऑक्सीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग होना, ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण का मतलब ऋण विद्युतीय तत्व का योग होना, और ऑक्सीकरण का मतलब धन विद्युतीय तत्व का हटना। ठीक है, तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ पर ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन हटता है, ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है, या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, यहाँ ऋण विद्युत तत्व कौन है ये पता होना चाहिए आपको। धन विद्युत तत्व कोई भी धातु है वो धन विद्युतीय तत्व होती है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो समझ में आ गया ऑक्सीकरण का मतलब, ये पता होना चाहिए सबको। 4 बातें बताई मैंने, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का हटना, ऋण विद्युतीय तत्व का योग, और धन विद्युतीय तत्व का हटना क्या है, ऑक्सीकरण होता है। अब अपचयन जो है ना वो ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट यानी बिल्कुल उल्टा। यहाँ जो हो रहा है उसका अगर उल्टा हो जाएगा तो समझिए क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, इसको नोट करें अपने नोटबुक में। अपचयन, मैंने क्या कहा, अपचयन ऑक्सीकरण का क्या है, उल्टा होता है।
कैसे? ऑक्सीकरण में तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हटता है, यहाँ हाइड्रोजन का क्या होता है, योग, हाइड्रोजन का योग होता है। जब किसी पदार्थ से, किसी तत्व से या किसी परमाणु से या किसी अणु से हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो समझिए उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है एथीन। क्या नाम है इसका, CH2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, दो बंद है यहाँ पर, ठीक, ये एथीन होती है, इसकी हाइड्रोजन से क्रिया होती है। H2 क्या है, हाइड्रोजन, और ये Ni है यहाँ पर उत्प्रेरक। जब H2 की इससे क्रिया होगी तो यहाँ हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। एक H2 का मतलब दो हाइड्रोजन है ना इसमें, H2 दो हाइड्रोजन परमाणु है, तो एक परमाणु का योग इस पर हो जाएगा, एक परमाणु का योग यहाँ पर हो जाएगा। तो CH2 बदल जाएगा किस में, CH3 में, और ये वाला CH2 भी CH3 में, और यहाँ दो बंद हैं तो एक बंद खत्म हो गया। ठीक, तो ये बन गया क्या, एथेन। तो इस अभिक्रिया में पता लग रहा है ना बच्चों, क्या हुआ, हाइड्रोजन का योग हुआ। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ दो हाइड्रोजन थे, दो तो किस में बदल गए, तीन में, इधर भी दो थे, ये भी तीन हो गए, तो हाइड्रोजन का योग हो गया। और जब किसी पदार्थ पर हाइड्रोजन का योग होता है तो उसका हो जाता है अपचयन। और एग्जाम्पल या और दूसरे तरीके से हम बात करें, ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन, ऑक्सीजन हटता है। अपचयन जब होता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है, ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन हटता है। ठीक, तो अपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है। ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन जुड़ता है, यहाँ ऑक्सीजन हटता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन हटने का कोई एग्जाम्पल देखें हम, जिसमें ऑक्सीजन हट रहा है। जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया लिख देते हैं हम, 2MgO, तो इस अभिक्रिया में ये बदल रहा है किसमें, Mg, और क्या हट रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन। MgO से क्या हट गया, ऑक्सीजन हट गया, तो ये बदल गया Mg+O2 में। तो MgO का क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है। इसी तरह तीसरी बात करें हम, धन विद्युतीय तत्व का योग होता है, धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। हाइड्रोजन का योग हो रहा है यहाँ पर, और हाइड्रोजन भी एक तरह से धन विद्युतीय तत्व ही होता है। तो अपचयन का मतलब धन विद्युतीय तत्व का योग, धन विद्युतीय तत्व का योग अगर हो रहा है। अब धन विद्युतीय तत्व क्या होता है, अभी बताया मैंने, क्या होता है, धातु। जब किसी धातु का योग हो रहा है किसी पदार्थ से तो मतलब क्या हो रहा है, उसका अपचयन। जैसे ये अभिक्रिया है, CuCl2 प्लस Cu, ठीक है, CuCl2 प्लस Cu, तो ये Cu अगर यहाँ पर आकर के योग हो जाए इसका, तो ये Cu बदल जाए किसमें, Cu2 में, Cu2, और ये Cl2, तो ये तांबा, Cu धातु है ना ये, तो यहाँ पर धातु का क्या हो रहा है, योग, और योग हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अपचयन। धन विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है, अपचयन। और चौथी बात देखें हम, ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन। किसका निष्कासन, ऋण विद्युतीय तत्व का। अगर ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व हट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसका अपचयन होगा। और ऋण विद्युतीय तत्व मैंने बताया आपको कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और भी बहुत सारे तत्व होते हैं ऋण विद्युतीय तत्व। तो ऋण विद्युतीय तत्व हट क्या हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, हट रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे FeCl3, जैसे ये है, Cl कितने यहाँ पर 3, अगर इससे Cl हट जाएं और ये बदल जाए किसमें, FeCl2 प्लस Cl2, ठीक।
यहाँ से Cl 3 थे, Cl हट गए, कितने बच गए 2। तो Cl कैसा तत्व है? एक ऋण विद्युतीय तत्व। तो ऋण विद्युतीय तत्व हट गए यहाँ से, इसका मतलब क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है, तो अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का योग होना, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हटना, अपचयन का मतलब धन विद्युतीय तत्व का योग होना, और अपचयन का मतलब ऋण विद्युतीय तत्व का हटना, निष्कासित होना। ठीक है, तो ये चारों बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, ऑक्सीकरण का अपोजिट हो गया ना। अब दोनों में अंतर देखें हम। ऑक्सीकरण में तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन हटता है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन हटता है, अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है। ऑक्सीकरण में ऋण विद्युत तत्व का योग होता है, अपचयन में ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन होता है। ऑक्सीकरण में धन विद्युतीय तत्व का क्या होता है? निष्कासन, और अपचयन में धन विद्युतीय तत्व का क्या होता है? योग होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों के आधार पर बात करें कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण या अपचयन की बात करें हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या होता है, पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण की। देखो, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, जब किसी पदार्थ के द्वारा, वो पदार्थ कोई परमाणु भी हो सकता है, कोई अणु भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है, कोई तत्व भी हो सकता है, उसके द्वारा जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो समझिए क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ये ध्यान रखेंगे आप। इलेक्ट्रॉन को त्यागना ही क्या है? ऑक्सीकरण है। अब इलेक्ट्रॉन कौन त्याग सकता है? कोई भी तत्व, कोई परमाणु, कोई आयन या कोई अणु। ठीक है, किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, बताइए। वेरी गुड, कौन सा होता है? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है बच्चों? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे किस आवेश में कमी आएगी? इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे तो कौन सा आवेश कम होगा? ऋणावेश। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऋणावेश कम होगा और धनावेश बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ऋणावेश में क्या आएगी? कमी। क्यों आएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है। और धन आवेश में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब जैसे कोई ये है सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ये बदल जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये सोडियम है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। तो सोडियम के ऋणावेश में क्या आई? कमी। तो सोडियम के ऋणावेश में कमी आ जाएगी, इसलिए इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। ठीक है, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यहाँ पर देखो कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं का मतलब जीरो आवेश है। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, यानी ऋणावेश को त्याग देगा, तो फिर इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई ऋणायन है Cl-, अगर ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, क्योंकि इस पर माइनस, माइनस क्यों आया? इस पर
इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। एक माइनस का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। अब इस पर कोई भी आवेश नहीं है, ठीक। अब ये 0 आवेश हो गया, क्योंकि माइनस था, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका माइनस खत्म हो गया। अब ये क्या हो गया, Cl, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब देखो इसको संतुलित करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 2 Cl माइनस, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2। अब ये 2 Cl न लिख करके हम लिख देंगे Cl2। समझ में आ रही है बात। जैसे और देखें, जैसे मान लीजिए कोई धनायन है Sn+2 और ये बदल रहा है Sn+4 में, +2 से +4 में बदल गया। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। धनावेश +2 से +4 हो गया, धनावेश बढ़ रहा है, इसका मतलब ऋणावेश घट रहा है, और ऋणावेश घट रहा है इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, यानी जब भी ऑक्सीकरण होगा, धनावेश में क्या होगी, वृद्धि, और ऋणावेश में क्या आएगी, कमी, ठीक है। ऑक्सीकरण होने पर धनावेश में क्या होती है, वृद्धि। ये बात ध्यान रखेंगे सब। ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब धनावेश में वृद्धि होगी, और ऋण आवेश में क्या आएगी, कमी, ठीक है। ऑक्सीकरण होने पर धनावेश में वृद्धि होगी, ऋणावेश में कमी होगी, इस बात को नोट करेंगे, ठीक। तो ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। कौन त्यागेगा इलेक्ट्रॉन, कोई तत्व, कोई परमाणु, कोई आयन या कोई अणु। अब हम बात करते हैं किसकी, अपचयन की। अपचयन ऑक्सीकरण का क्या है, अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है। यानी ऑक्सीकरण में तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, अपचयन का मतलब क्या हो गया, अपचयन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अपचयन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अपचयन। अब इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, कोई तत्व, कोई परमाणु, या कोई अणु, या कोई आयन, ठीक है। तो किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, अपचयन, इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब देखो, जब अपचयन होगा तो धनावेश में कमी आएगी, और ऋणावेश में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब ऋणावेश ग्रहण कर रहे हैं, यानी ऋणावेश में क्या होगी, वृद्धि। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है Cl, इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, माइनस, तो Cl पर क्या आ जाएगा, Cl- आ जाएगा, ठीक। जैसे ये है MnO4 माइनस, MnO4 माइनस। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण, तो इस पर आ जाएगा MnO4 -2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो कौन सा आवेश आ गया, MnO4 -2। इसी तरह कोई धनायन है, जैसे मान लीजिए Na+ है, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो इस पर क्या है, प्लस, इस पर क्या है, माइनस, एक दूसरे को बराबर कर देंगे, प्लस माइनस, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, 0, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो ऋणावेश में क्या हो रही है, वृद्धि। यहाँ ऋणावेश आ गया ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर या -1 से -2 हो गया, और धनावेश में क्या आ रही है, कमी, या प्लस से धनावेश घट गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर 0 आवेश हो गया, धनावेश नहीं बचा। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी अपचयन होगा ऋणावेश में वृद्धि होगी और धनावेश में कमी आएगी, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ऑक्सीकरण होगा तो धनावेश में क्या होगी, वृद्धि, अपचयन होगा तो धनावेश में क्या आएगी, कमी, ऑक्सीकरण होगा तो ऋणावेश में क्या होगी, कमी,
अपचयन होगा तो ऋणावेश में क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, तो ये अंतर भी पता होना चाहिए आपको ऑक्सीकरण और अपचयन में। ठीक है बच्चों, देखो हमने अभी बात की ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, आधी अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण एक आधी अभिक्रिया है, अपचयन भी एक आधी अभिक्रिया है। जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है और अपचयन भी होता है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया, उपापचय अभिक्रिया। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया और अपचयन की अर्ध अभिक्रिया होती है। ठीक, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं हम क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचय अभिक्रिया का मतलब क्या है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, किसी अभिक्रिया में खाली ऑक्सीकरण नहीं होगा, खाली अपचयन भी नहीं होगा। ऑक्सीकरण होगा तो उसके साथ अपचयन भी होगा, और अपचयन होगा तो उसके साथ ऑक्सीकरण भी होगा, और ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे ये अभिक्रिया है ZnO प्लस C। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, Zn प्लस Cu। ये देखो इस अभिक्रिया में ZnO किस में बदला, Zn में, यानी ZnO से क्या बन रहा है यहाँ पर, Zn। और क्या हुआ, ये कार्बन किस में बदला, CO में। ठीक, तो ZnO से तो बन गया Zn और C से बन गया क्या, CO, यानी Zn देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से क्या हटा, ऑक्सीजन। ZnO Zn में बदला है, ऑक्सीजन हट रहा है। और हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सीकरण का हटना क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीजन का हटना अपचयन। तो यहाँ इस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है, किसका, ZnO का। ZnO का अपचयन हो रहा है किसमें, Zn में। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ये C किस में बदला, CO में, यानी C पर क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। C से ऑक्सीजन योग कर रहा है, और जब ऑक्सीजन का योग होता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। पता लग रहा है, तो इस अभिक्रिया में ZnO का तो हो रहा है अपचयन और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण, यानी अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर। तो ये कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और एग्जाम्पल देखें हम, जैसे Zn+2, जैसे Zn प्लस Cu+2, तो Zn+2 प्लस Cu। देखो इस अभिक्रिया में Zn किस में बदल रहा है, Zn+2 में, और Cu+2 किस में बदल रहा है, ये किस में बदल रहा है, Cu में। ठीक है, क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में, Zn+2 में, यहाँ Zn पर कोई आवेश नहीं है, यहाँ Zn पर 2 प्लस के आवेश आ गए, 2 धनावेश आ गए। और धनावेश कब आते हैं, अभी मैंने बताया जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तभी तो धनावेश में वृद्धि हो रही है। तो Zn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और Cu+2 किस में बदल रहा है, Cu में। कितने आवेश इस पर, 2 धनावेश हैं। यहाँ पर कितने धनावेश हैं, एक भी नहीं है, यानी धनावेश में क्या आई, कमी। और धनावेश में कमी कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अभी पढ़ा था हमने,
अपचयन होता है तो धनावेश घटता है। तो इसका मतलब Cu+2 का क्या हो रहा है, अपचयन। समझ में आ गई बात। तो यहाँ Zn का तो हो रहा है ऑक्सीकरण और Cu+2 का हो रहा है अपचयन। क्लियर। तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और देखें एग्जाम्पल, चलो देखते हैं हम। जैसे ये है Fe2O3 प्लस 3CO। अब ये बदल गया है किसमें, 2Fe प्लस 3CO2। ठीक, ये Fe2O3 किस में बदल रहा है, Fe में। Fe2O3 किस में बदला, Fe में। क्या हुआ यहाँ से, ऑक्सीजन हटा है। Fe2O3 Fe में बदला, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, और ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना, अपचयन। ठीक। अब इस अभिक्रिया में देखो CO, ये किस में बदल गया, CO2 में। CO किस में बदल रहा है, CO2 में। क्या हुआ इस पर, ऑक्सीजन का योग। CO से CO2 बन गए ऑक्सीजन का योग, और जब ऑक्सीजन का योग होता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आ गई बच्चों। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया होती है। मतलब आदि अभिक्रिया ऑक्सीकरण, आदि अभिक्रिया अपचयन, दोनों मिलकर के बन जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक। तो जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, वही रेडॉक्स अभिक्रिया, ये याद रखेंगे आप सब। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, एक तो होते हैं ऑक्सीकारक और एक होते हैं अपचायक। ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक। अब इसको अपन देखें, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक का मतलब है ऑक्सीकरण करने वाला। अपचायक, अपचयन करने वाला। जो दूसरे का अपचयन करे वो अपचायक, और जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे वो ऑक्सीकारक। अब देखो यहां पर ZNO बदल रहा है Zn, यानी इसका अपचयन हो रहा है। लेकिन इसका अपचयन क्यों हो रहा है, ये ऑक्सीजन को त्याग रहा है। अब ये ऑक्सीजन को क्यों त्याग रहा है, क्योंकि इस कार्बन इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। कार्बन इस ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ग्रहण, तभी तो ये ऑक्सीजन को त्याग रहा है। अगर कार्बन नहीं होता, कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता, तो ये ऑक्सीजन को नहीं त्यागता। यानी कार्बन के कारण ZNO का क्या हो रहा है, अपचयन। इसलिए कार्बन क्या है यहाँ पर, कार्बन क्या है यहाँ पर, अपचायक। कार्बन के कारण इसका अपचयन हो रहा है, यानी कार्बन इसका अपचयन करने वाला है, इसलिए क्या है ये अपचायक। लेकिन कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो क्या कहा मैंने, अपचायक जो है ना उसका होगा ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक होता है। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या है, अपचायक। ठीक। अब ऑक्सीकारक जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक, क्योंकि ये ऑक्सीकरण कर रहा है। ऑक्सीकरण करने वाला क्या है, ऑक्सीकारक, और जो ऑक्सीकरण कर रहा है उसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक। तो जिसका जो ऑक्सीकारक है उसका क्या होता है, अपचयन। ठीक है। जिसका अपचयन होता है, अब ये बातें ध्यान रखेंगे, जिसका अपचयन हो रहा है वो तो क्या है, ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है, अपचायक। जैसे एग्जाम में पूछे अपचायक की परिभाषा लिखिए, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक है। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक है। अब जैसे क्वेश्चन करें कि इस अभिक्रिया में अपचायक बताइए, कौन है इस अभिक्रिया में अपचायक, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका, CO का। तो CO क्या है यहाँ पर, अपचायक। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक बताइए, ऑक्सीकारक कौन है, जिसका अपचयन हो रहा है, इसका मतलब अपचयन, ऑक्सीकारक कौन है, Fe2O3। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गई, ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, समझ में आ गया इन सबको। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको ऑक्सीकरण अपचयन
समझ में आ जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया भी समझ में आ जाएगी। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। ठीक है बच्चों, ओके।